हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने किया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिसके अंदर हमने पढ़ा था अगर नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है, कैश में लेकर आए, चाहे वो प्रॉमिस करता है पर पे फ्यूचर में करता है, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, या फिर अगर कोई भी गुडविल आपकी पहले से बुक्स में पड़ी है जो पुराने पार्टनर्स की है, उसको किस तरह से ट्रीट करेंगे, ये हमने लास्ट वीडियो में किया था। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अगेन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये हमने लास्ट चैप्टर में भी किया था, सेम वही चलेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं है। सिर्फ क्या है, हम इसका एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं, दोबारा से रिवाइंड कर लेते हैं। तो हमने किया था, क्या होती है, टू डिक्रीज इन एसेट्स एंड टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज। हमने किया था रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये हमारी डेबिट साइड होती है और ये हमारी क्रेडिट साइड होती है। तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो आपका अकाउंट है, किस नेचर का है, नॉमिनल नेचर का। मतलब अगर आपके पास क्या है, जो भी आपके लॉसेस होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, और जो भी इनकम्स होंगी वो क्रेडिट हो जाएंगी। तो जैसे एसेट्स डिक्रीज हो रही हैं तो हमारे लॉसेस हैं, तो वो भी हम डेबिट कर देंगे। लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो हमारे एक्सपेंसेस होंगे, तो वो हम डेबिट कर देंगे। उसके अलावा अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो वो भी आपकी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। इसी तरह से इंक्रीज इन एसेट्स, अगर आपको कोई भी बेनिफिट्स होते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी, आपके प्रॉफिट्स हो गए तो अगर आपको लायबिलिटी कम पे करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ क्या आ जाता है यहाँ पर, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अगर कोई भी ऐसी एसेट है जो आपने रिकॉर्ड नहीं की थी, अब आपको पता चली है, तो वो भी आपकी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। इसके लास्ट में हमारे पास क्या निकल जाता है, टू प्रॉफिट या फिर बाय लॉस, जो आप ट्रांसफर कर देते हो जो भी आपके पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट्स में। सपोज हमारे दो पार्टनर्स हैं ए और बी, तो जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, ए और बी में। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। क्योंकि जब ये बिजनेस चल रहा था, जो भी इनकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज थी, उनके अंदर जो भी चेंजेस आए हैं, तो वो उसके ऊपर किसका राइट है, ए और बी का है, तो उसको हम कौन सी रेशो में डिवाइड करेंगे, ओल्ड में। इसी तरह से अगर आपका लॉस आएगा तो वो भी आप किस में डिवाइड करोगे, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं कि रिवैल्यूएशन की आपकी किस किस तरह की एंट्रीज आती हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो इलस्ट्रेशन कर रहे हैं हम 47। पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। नया पार्टनर आया है, उस टाइम पर आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। नंबर 1 है, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। नंबर 1 कर रहे हैं, स्टॉक अंडर वैल्यूड है 10% से, बुक वैल्यू है 54,000। ठीक है, तो जो ये आपको इंफॉर्मेशन दी गई है कि आपका स्टॉक अंडर वैल्यूड है, ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, बुक वैल्यू के बारे में। जैसे अगर आपके पास बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर जो आपकी एसेट्स गिवन है, उधर आपका स्टॉक कितने का है, 54,000 का। ठीक है, और जो ये 54,000 है, ये क्या है, 10% अंडर वैल्यूड है। मतलब जो ये आपका 54,000 है, इसकी वैल्यू क्या हुई, हम मानते हैं कोई भी चीज 100% होती है, अगर ये अंडर वैल्यूड है तो इसकी वैल्यू क्या हुई, 90%, यही हुई। तो हमको कितनी निकालनी है, 100%। तो हम निकाल सकते हैं कि इसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी, 60,000 रुपीज। तो अब हमारे स्टॉक की वैल्यू है 60,000, लेकिन हमने बैलेंस शीट में दिखा रखी है 54,000। तो अंडर वैल्यूड है। जब भी आपको इस तरह का कोई केस गिवन होता है अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड के बारे में, तो हमको इसका अपोजिट करना पड़ता है। मतलब अंडर वैल्यूड है तो हम इसको क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, उसको मार्केट वैल्यू पर लेकर आना है। तो 54,000 है, हमको इंक्रीज करके कितने पर लाना है, 60,000 पर लाना है। तो आप क्या करोगे, एसेट्स इंक्रीज करोगे 6,000 से, आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, स्टॉक टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से आपने इंक्रीज किया, स्टॉक टू रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने इंक्रीज कर दिया। 54,000 तो ऑलरेडी था, हमको 60,000 करना था, तो हमने इंक्रीज कितने से किया, 6,000 से। तो
ये था कि जब अगर आपको क्या कहते हैं वो अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड दो ही केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमको इस तरह से कैलकुलेशन करनी पड़ती है और उस केस में हमको उसका अपोजिट करना पड़ता है। अंडर वैल्यूड है तो उसको इंक्रीज कर देंगे, ओवर वैल्यूड होगा तो डिक्रीज कर देंगे। अब नेक्स्ट में वो कह रहे हैं आपका स्टॉक ओवर वैल्यूड है बाय 10% और आप उसकी जो वैल्यू है वो है 66,000। स्टॉक आपका कितना है, यहाँ पर जो बैलेंस शीट में गिवन है वो है 66,000, ठीक है। और इसमें वो आपको क्या कह रहे हैं, 66,000 जो है ये ओवर वैल्यूड है बाय 10%, मतलब 100% तो होता ही है, ये ओवर वैल्यूड है तो कितना है 110%। हमको अभी भी कितना निकालना है 100, तो हम इसको निकाल लेंगे, ये कितना आ जाएगा 600 और ये 60,000 रुपीज। आपकी बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक गिवन है 66,000 का, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू है 60,000 की। ओवर वैल्यू था तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा 6,000 से डिक्रीज करना पड़ेगा, तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, डिक्रीज इन एसेट्स में। और आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, सेकेंड एंट्री हम कर रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। आपने क्या किया 6,000 से स्टॉक को कम कर दिया। इस तरह से ये दो ही केसेस थे अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड में। जो आपको वैल्यू गिवन होती है या जिसके बारे में वो आपको बता रहे होते हैं वो होती है कौन सी, बुक वैल्यू। जैसे इन्होंने कहा स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, मतलब वो कौन सा है, बैलेंस शीट वाला अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड है। उसके बाद हम कैलकुलेट करके देखेंगे, हम हर एक चीज को 100% मानते हैं। अगर वो ओवर वैल्यूड कहते हैं तो मतलब 66,110% है, क्योंकि ओवर वैल्यूड है। 10% से ज्यादा है तो 110% है, हम 100 निकाल लेंगे। और पहले वाले केस में 54,000 था, लेकिन वो अंडर वैल्यूड था, कितने से 10% से, तो उसको हमने 90 से डिवाइड कर दिया था और हमने उसकी 100% वैल्यू निकाली थी। उसके बाद हमको पता है बुक वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू कितनी है, और हम उसको क्या कर देंगे, अब जैसे सेकंड वाले केस में उसकी वैल्यू 66,000 थी, लेकिन हमारे पास कितनी है, मार्केट वैल्यू उसकी 60,000 है, तो हमने उसको 6,000 से डिक्रीज कर दिया और उसकी जर्नल एंट्री पास कर दी। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, ये जो आपको अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड वाले केस है उनको ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड टू 5 लाख, बुक वैल्यू है 4 लाख रुपीज। लैंड एंड बिल्डिंग है जिसकी बुक वैल्यू 4 लाख रुपीज है, लेकिन जब हमने उसको रीवैल्यू किया, दोबारा से उसकी वैल्यू निकाली, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई 5 लाख हो गई। पहले 4 लाख थी, अब उन्होंने क्या बोला हमको यहाँ पर, इज टू बी इंक्रीज्ड टू 5 लाख, मतलब 5 लाख तक लेकर जानी है। 4 लाख तो ऑलरेडी थी, अब क्या करनी है 5 लाख करनी है। तो ये क्या हुआ, अब इंक्रीज इन एसेट्स ही हुई 1 लाख से। आपकी एसेट्स इंक्रीज हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो गई 1 लाख से, तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, लैंड एंड बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन। आपकी लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितने से इंक्रीज हुई है, उन्होंने बोला 2, तो हमने कितने से इंक्रीज कर दी 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये थी हमारी थर्ड एंट्री। नेक्स्ट कहते हैं वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 5 लाख। इंक्रीज्ड बाय का क्या मतलब होता है, जितनी भी अमाउंट दी है उतने से इंक्रीज करना है, और 2 का क्या मतलब होता है, उतने तक इंक्रीज करना है। जैसे बुक वैल्यू हमको 4 लाख गिवन थी, उन्होंने हमें बोला इंक्रीज्ड टू 5 लाख, तो हमने 1 लाख से वैल्यू बढ़ा दी। अब इसके अंदर वो कह रहे हैं इंक्रीज्ड बाय 5 लाख, तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे 5 लाख से उसकी वैल्यू बढ़ा देंगे। तो फिर क्या हो रही है, इंक्रीज इन एसेट्स कितने से 5 लाख से, तो सेम एंट्री तो यही चलेगी, लैंड एंड बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, लेकिन इस टाइम पर आपका जो अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी 5 लाख रुपीज। आप सेकंड केस में कितने से इंक्रीज कर रहे हो 5 लाख रुपीज। एंट्री सेम ही चलेगी, पहले 1 लाख से इंक्रीज हुई क्योंकि उन्होंने बोला इंक्रीज्ड टू, तो 1 लाख से इंक्रीज कर दी, और इंक्रीज्ड बाय 5 लाख तो मतलब 5 लाख से ही इंक्रीज करनी है, तो वो हमने 5 लाख से इंक्रीज कर दी। नेक्स्ट केस करते हैं, फिफ्थ पॉइंट है, अ डेटर हुज ड्यू ऑफ 40,000 वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स लास्ट ईयर, पेड 30,000 इन फुल सेटलमेंट। एक डेटर था जिसको आप जो बैड डेट प्रूव हो गया था और आपने उसको रिटर्न ऑफ कर दिया था,
ठीक है। तो मतलब आपके डेटर अगर 40,000 के थे और उसको आपने रिटर्न ऑफ कर दिया तो वो 0 हो गए। अब वो आपको कहते हैं कि पेड 30,000 इन फुल सेटलमेंट। अब वो आपको क्या कर रहा है, 30,000 की पेमेंट कर रहा है। मतलब आपके 30,000 से डेटर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे, सबसे पहले तो एंट्री करेंगे कौन सा, फिफ्थ केस है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमारे बैड डेट्स रिकवर्ड हो रहे हैं, हमको वो कितने पे कर रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, कितने की पेमेंट कर रहा है, 30,000 की। ठीक है, तो ये तो बैड डेट्स रिकवर्ड हो गए। उसके बाद हम लेकर आएंगे बैड डेट्स रिकवर्ड को कहां पर, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, बैड डेट्स रिकवर्ड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब आपने सिर्फ क्या किया है, इंक्रीज इन एसेट्स की है कि आपके 30,000 से क्या हो गई, एसेट्स इंक्रीज हो गई, क्योंकि पहले वो रिटर्न ऑफ थी तो आप उसको 0 पर ले आए थे, अब आप उसको फिर से 30,000 दिखा रहे हो तो आपकी क्या हो गई, एसेट्स इंक्रीज हो गई। ठीक है, देन ये हो गया आपका फिफ्थ पॉइंट। देन नेक्स्ट करते हैं, एन ओल्ड कस्टमर whose account was written off as bad debts has promised to pay 15,000 in full settlement of his account of 25,000। अब एक और कस्टमर है जिसने हमको 25,000 रुपीज पे करने थे, जिसको आप बैड डेट्स क्या कर चुके हो, रिटर्न ऑफ कर चुके हो, एज ए बैड डेट शो कर चुके हो। मतलब आपने डेटर में से उसको लेस कर दिया था, लेकिन अब वो 25,000 की जगह आपको 15,000 पे करने को रेडी है। ठीक है, तो इस केस में क्या है, फिर से हमारे डेटर इंक्रीज हो रहे हैं, तो एंट्री आपकी फिर से क्या हो जाएगी, जो सन्ड्री डेटर्स हैं 6 कर रहे हैं, सन्ड्री डेटर्स इंक्रीज हो गए टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से इंक्रीज हुए हैं, 15,000 से। अब हम देखें दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। इसमें हमने 2 एंट्रीज की थी, इसमें हमने 1 की है, इसमें हमने बैड डेट्स रिकवर्ड किए थे, इसमें हमने डेटर्स किए हैं। तो इसके अंदर सिंपल सा डिफरेंस क्या है, इसके अंदर जो हमारा डेटर था जो हम रिटर्न ऑफ कर चुके थे उसने हमको पे किया है। ठीक है, तो पे किया है तो सबसे पहले तो हमने रिसीव की एंट्री कर दी कि हमको बैड डेट्स रिकवर हो गए, पैसे मिल गए, और उसके बाद वही बैड डेट्स रिकवर्ड हमने रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर दिए। लेकिन जो सेकंड केस है, सिक्स्थ केस है, इसके अंदर आपको उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने आपको कहा कि जो आपका डेटर है उसने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं 25,000 की जगह 15,000 पे कर दूंगा। तो सिर्फ प्रॉमिस किया है, कुछ पेमेंट तो नहीं की अभी, तो फर्स्ट वाली एंट्री तो रिसीव करने की तो हम कर ही नहीं सकते। और सेकंड में आपने जब रिसीव कर लिए थे तब आपने उसको बैड डेट्स रिकवर्ड दिखाया था, लेकिन अभी आपको कुछ अगर रिसीव ही नहीं हुआ तो आप बैड डेट्स रिकवर्ड कैसे कह सकते हो। तो आप सिर्फ क्या करोगे, डेटर्स को इंक्रीज कर दोगे 15,000 से, फिर जब वो पेमेंट करेगा तो हम 15,000 से डेटर को वापस से कम कर देंगे। तो दोनों केसेस में डिफरेंस था, इसमें उसने पेमेंट कर दी है और इसमें उसने सिर्फ प्रॉमिस किया है, अभी पेमेंट नहीं की। इन फ्यूचर भी क्या पता करता है या नहीं करता, तो इसीलिए हम उसको बैड डेट्स रिकवर्ड में नहीं दिखा सकते। और लास्ट केस, सेवेंथ केस है, अ लायबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर फॉर 20,000 इज सेटल्ड एट 16,000। एक लायबिलिटी थी जो आपने क्या करनी थी, पे करनी थी। अब 20,000 की जगह आप उसको कितना पे कर रहे हो, 16,000 पे कर रहे हो। तो हम एंट्री क्या करते हैं पेमेंट की, जो भी आप अगर क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हो तो आप एंट्री क्या करते हो, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही करते हैं। पेमेंट कर रहे हैं उनकी 20,000 की थी, क्रेडिटर्स को देने थे, लेकिन पेमेंट कितने की है, 16,000 की। और जब भी हम रीवैल्यूएशन कर रहे होते हैं तो बाकी पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो वो क्या हो गया, अब 4,000 आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब जो 4,000 हमने पे नहीं किए वो कहाँ चले गए, रीवैल्यूएशन के अंदर। आपकी 4,000 से लायबिलिटी कम हुई थी तो आपकी एंट्री क्या बनती, यहां पर जाती बाय क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, वो वाली एंट्री हमने यहां पर दिखा दी। ठीक है, नेक्स्ट है जो आपका लास्ट पॉइंट है इसका, अ कंप्यूटर परचेज्ड ऑन 1 October 2016 फॉर ₹40,000 डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट।
आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर था, आपने कंप्यूटर परचेज किया था, लेकिन आपने उसको किस में दिखा दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एज अ ऑफिस एक्सपेंस दिखा दिया 40,000 का, इज टू बी ब्रॉट इनटू अकाउंट ऑन 31 मार्च 2018। अब आपने उस कंप्यूटर को सही करना है, मतलब उसको क्या लेकर आना है, अकाउंट्स में लेकर आना है। तो अब आप क्या कर रहे हैं, आगे आपको क्या बोल रहे हैं, चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑन द रिटन डाउन वैल्यू बेसिस। आपने क्या करनी है, उसको रिटन डाउन पे उस पर डेप्रिसिएशन भी लगेगा क्योंकि कंप्यूटर परचेज किया था, तो उसको अब आपने कहाँ लेकर आना है, इसके अंदर लेकर आना है। तो सबसे पहले तो हम देखें, आपने कंप्यूटर परचेज कितने का किया था, 40,000 का। 40,000 का कंप्यूटर परचेज किया था, कब किया था, सॉरी 1 अक्टूबर 2016। मतलब आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा था, ये 16-17। डेप्रिसिएशन लगाएंगे इसके ऊपर, लेस करते हैं डेप्रिसिएशन, कितना लगेगा 40,000 का, 10% पर लगाना है और 6 मंथ्स का ही लगेगा क्योंकि 1 अक्टूबर को परचेज किया हुआ है। तो ये कितना हो गया 2000, ये आपका आ गया 38,000। ठीक है, ये तो था 16-17 का, लेकिन हमको जो उन्होंने बोला है कि वो कब लेकर आना है आपने, 31 मार्च 2018 को। तो मतलब 17-18 का भी जो भी आपका डेप्रिसिएशन होगा वो चार्ज होगा। रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस है तो किस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 38,000 का 10%, कितने परसेंट पर, 6, सॉरी ये तो फुल ईयर का लगेगा क्योंकि आपका पूरा साल ही आपने इसको यूज किया है। तो ये कितना हो गया, इस साल का डेप्रिसिएशन हो गया आपका 3800, वैल्यू कितनी हुई 38,000 माइनस 3800, तो ये कितनी हो जाएगी 34,200। ठीक है, अब ये आपकी क्या है, अनरिकॉर्डेड एसेट है जो अभी तक आपने रिकॉर्ड नहीं की थी। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स हम कहाँ दिखाते हैं, यहाँ पर। तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, कंप्यूटर था, कंप्यूटर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। एंट्री आपकी क्या हो गई, या तो ऑफिस इक्विपमेंट में दिखाते हैं हम कंप्यूटर, तो ऑफिस इक्विपमेंट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने से आएगा, अगर आज के दिन हम लाते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी है 34,200। दोनों ईयर का आपने पहले ही डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया ऑफिस इक्विपमेंट। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट क्या करेंगे, अनरिकॉर्डेड एसेट्स को दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हम करते हैं 48। आपको क्वेश्चन में गिवन है द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ अनुराग एंड भावना। दो पार्टनर्स हैं, अनुराग एंड भावना, who were sharing profits in the ratio of 2:1। 2:1 में शेयर कर रहे थे एज एट 31 मार्च 2017। उसके बाद आपको बैलेंस शीट गिवन है। नेक्स्ट आपको कह रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2017 दे एग्रीड टू एडमिट मोनिका। मोनिका नई पार्टनर आ रही है इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या क्या उनके बीच में अग्रीमेंट हुए टर्म्स हैं वो बता रखी हैं। मोनिका वॉज टू बी गिवन 1/3 शेयर इन प्रॉफिट। मोनिका 1/3 शेयर लेगी प्रॉफिट्स के अंदर। एंड वॉज टू बी ब्रिंग 15,000 एज कैपिटल। कैपिटल लेकर आएगी 15,000 रुपीज। एंड आगे क्या कह रहे हैं 6,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल भी लेकर आएगी कितनी 6,000 रुपीज। तो आपको दोनों चीजें, जब भी नया पार्टनर आएगा ये दो चीजें लेकर आएगा, कैपिटल एंड जो भी गुडविल का शेयर बनेगा। नेक्स्ट आपको कह रहे हैं दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। आगे जो आपकी इंफॉर्मेशन शुरू हो गई है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट की शुरू हो गई है। तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले जो वो आपको बोल रहे हैं कि आपने क्या करना है, स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी को रिड्यूस करना है 10% से। तो जब हम एसेट्स को रिड्यूस करते हैं तो हमारे पास यहां आता है टू स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी। अब हम देखते हैं बैलेंस शीट में इनकी वैल्यूज क्या है। स्टॉक आपका 20,000 का है, 10% से डिक्रीज करना है। 20,000 का 10% 2,000 से डिक्रीज कर दिया। और प्लांट एंड मशीनरी आपकी 35,000 की है, इसको भी 10% से डिक्रीज करेंगे तो 3,500 से डिक्रीज कर दिया। नेक्स्ट आपको कहते हैं दैट ए प्रोविजन ऑफ 5% वाज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स। आपको प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट्स पे। हमें पता है कि प्रोविजन हमारी लायबिलिटी होती है। हम देखते हैं हमारे डेटर्स कितने हैं। ये हमने जब लास्ट में भी फाइनल अकाउंट्स में भी किया था कि डेटर्स के ऊपर हम प्रोविजन बनाते हैं।
डेटर्स आपके 9700 के हैं, इसके ऊपर आपने कितने पे बनाया है 5% पर, मतलब ये कितना हो जाएगा 485 का। तो ये इंक्रीजिंग लायबिलिटी हो गई। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का बन गया 485 का। नेक्स्ट आगे वो आपको एडजस्टमेंट क्या दे रहे हैं, दैट द बिल्डिंग अकाउंट वाज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। अब आपने क्या करना है, बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है। तो बिल्डिंग वो क्या हो जाएगी आपकी क्रेडिट। आपकी बिल्डिंग है कितने की 50,000 की, तो 50,000 का 20% कितना हो गया हमारे पास 10,000 रुपीज। और नेक्स्ट आपको कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट वर्थ 1400 नॉट मेंशन्ड इन द बैलेंस शीट वर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। इन्वेस्टमेंट थी 1400 की जो रिकॉर्डेड नहीं थी, अब आपने रिकॉर्ड करनी है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स में हम कहां दिखाते हैं बाय में। तो बाय इन्वेस्टमेंट्स कितने की आपकी 1400 की, ठीक है। और लास्ट कह रहे हैं दैट द अमाउंट ऑफ गुडविल वाज टू बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, वो ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर लेंगे। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। अब जर्नल एंट्रीज भी करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, उसके अलावा कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनानी है। तो हम सिर्फ अकाउंट्स करेंगे, उसके बाद आप जर्नल एंट्रीज इसकी खुद भी कर सकते हैं, वो हम पहले कर चुके हैं। तो यही था हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीटेड है। इधर का हमने टोटल किया, हमारे पास आया 11,400 और ये कितना आ रहा है 5,985, ठीक है। तो 11,400 में से आपका 5,985 जाएगा जब, तो वो कितना आएगा 5,415। ये आपका क्या आ गया टू प्रॉफिट, क्योंकि इधर तो हमारा टोटल 11,400 है, ठीक है, और इधर आपका टोटल 5,985 है। तो इधर से आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो वो हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, ए और बी में। कौन सी रेशियो में 2:1 में। हमारा प्रॉफिट कितना है 5,415, सॉरी हाँ 5,415, ठीक है। तो इसको जब हम करेंगे ट्रांसफर तो आपका प्रॉफिट दोनों का आएगा 3,610 एंड 1,805। तो इस तरह से हम क्या करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल अकाउंट्स। आपके पास 3 पार्टनर हैं, कौन कौन है, अनुराग, भावना एंड मोनिका। अनुराग, भावना एंड मोनिका कैपिटल अकाउंट्स बना रहे हैं। तो कैपिटल अकाउंट्स में सबसे पहले आप क्या ट्रांसफर करते हो, उनकी कैपिटल। तो हम कैपिटल देख लें, बैलेंस शीट के अंदर देखते हैं अनुराग की 30,000 है और भावना की 20,000। बाय बैलेंस बीडी कितना कितना आया 30,000 अनुराग की है, भावना की 20,000 है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं बैलेंस शीट में देखते हैं कि कुछ हमारा ट्रांसफर करने वाला है या नहीं, डिवाइड करने वाला। तो आपको लायबिलिटीज में सिर्फ क्रेडिटर्स गिवन है और एसेट्स में भी आपको कुछ नहीं गिवन जो डिवाइड करने वाला हो, तो उसको स्किप कर देंगे। फिर क्या किया है, मोनिका कैपिटल लेकर आई है। तो बाय कैश अकाउंट कितने की लेकर आई है 15,000 की, वो हम दिखा देंगे 15,000 रुपीज। जर्नल एंट्री हमारी क्या होती है, कैश टू मोनिकास कैपिटल अकाउंट, तो वो हमने एंट्री कर दी। उसके बाद वो गुडविल भी लेकर आई है, तो एंट्री क्या हो जाएगी बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। हमारी इसकी 2 एंट्रीज होती हैं, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू जो भी पार्टनर्स होते हैं, कौन सी रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अब ये लेकर आई है गुडविल 6,000 की, और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है जहां पर ओल्ड रेशो और नए पार्टनर का शेयर गिवन होता है, तो उस टाइम पर जो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सेक्रीफाइसिंग रेशो जब आपने निकालनी होती है तो वो आपकी ओल्ड रेशो ही होती है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000 लाया है, इसको हमने 2:1 में डिवाइड कर दिया A/B के अंदर, ठीक है। तो ये भी आ गया। उसके अलावा और हमको क्या गिवन है, हमारे पास रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है। तो बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हमारे पास कितना कितना है 3,610 एंड 1,805। फिर वो क्या कहते हैं, जो उनका गुडविल का था वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, तो एंट्री क्या हो जाएगी टू कैश अकाउंट। कितना कितना था 4,000 इसने विड्रॉ कर लिया, 2,000 इसने विड्रॉ कर लिया। लास्ट में हमारे पास क्या निकल आएंगे टू बैलेंस सीडी, जब हम इस अकाउंट को क्या करेंगे क्लोज करेंगे।
ये आप सब सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ कैश क्यों यूज किया है। तो कैश या बैंक हम किस बेसिस पर यूज करेंगे कि जो बैलेंस शीट में हमको गिवन है। अगर तो आपको कैश एंड बैंक दोनों गिवन है तो बैंक लेकर चलेंगे, और अगर जैसे इस क्वेश्चन में हमको बैलेंस शीट में ओनली कैश का बैलेंस गिवन है तो हम सारी एंट्रीज किसके थ्रू करेंगे, कैश के थ्रू करेंगे। तो अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। 37,610, ये कितना हो जाएगा 23,805 और ये 15,000। यहाँ बैलेंस कितने आ जाएंगे 33,610, उसके बाद इसका कितना आएगा 21,805 और इसका 15,000 आपके बैलेंसेस इक्वल हो जाएंगे। इसके बाद हमने जो बनानी है वो है बैलेंस शीट। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। जो आपकी बैलेंस शीट बनती है वो हम पुराने वाली बैलेंस शीट को देखकर ही बनाते हैं। तो बैलेंस शीट बनाते हैं। अब हम यहाँ पर आपकी लायबिलिटीज आ जाएंगी और यहाँ आपकी एसेट्स आ जाएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, बैलेंस शीट को देखकर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको गिवन है कैश, तो हम कैश का बैलेंस लेंगे। आपके पास कितना था 1200 बैलेंस गिवन था। जो नया पार्टनर आया वो लेकर आया कैपिटल, तो वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। प्लस में वो क्या लेकर आया, गुडविल लेकर आया, वो गुडविल ऐड हो जाएगी। लेकिन वो गुडविल उन्होंने विड्रॉ कर ली, तो मतलब कैश चला गया, तो वो हम वापस से माइनस कर देंगे। हमारे पास बैलेंस कितना आ जाएगा 1200 पहले का था और 15,000 वो लेकर आया, तो हमारे पास अब बैलेंस कितना है कैश का 16,200। तो जब भी आपके ये वाले क्वेश्चन चलेंगे एडमिशन के, उस टाइम पर आपको कैश के बैलेंसेस में चेंजेस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है डेटर। डेटर्स आपके कितने के थे 9700 के, जिसमें से हमने 485 का क्या बना दिया था, 485 का हमने प्रोविजन बनाया था। रिवैल्यूएशन अकाउंट को ध्यान में रख के हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो 485 का बनाया, तो अब हम लेस कर देते होते हैं डेटर्स में से, वो आपका कितने का आ गया 9215 का। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक आपका कितने का था 20,000 का, आपने रिड्यूस कितने से किया था 2,000 से, अब उसकी वैल्यू कितनी है 18,000 रुपीज। प्लांट एंड मशीनरी थी कितने की थी 35,000 की, 3500 की हमने उसको रिड्यूस कर दी थी, अब वो कितने की बची 31,500 की। और लास्ट है बिल्डिंग। बिल्डिंग हमारी 50,000 की थी, हमने 10,000 से इसको इंक्रीज किया था, अब ये आपकी कितने की है 60,000 रुपीज की। और एक आपकी अनरिकॉर्डेड एसेट थी इन्वेस्टमेंट, वो कितने की थी 1,400 रुपीज की। तो ये तो हमारी एसेट्स वाली साइड हो गई। लायबिलिटीज में देखते हैं, हमारे पास थे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में हमने कोई चेंजेस नहीं किए थे, तो सेम आ जाएंगे 65,900। और उसके बाद कैपिटल अकाउंट्स हमारे पास हैं, तो वो हम कौन से दिखाएंगे, ये वाले। तो 3 पार्टनर हैं, अनुराग, भावना एंड मोनिका। 33,610, 21,805 और 15,000। तो यही आइटम्स हमारे पास थी, वो हमने सारी दिखा दी हैं। अब आपकी जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज का टोटल है वो इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आता तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुई है। तो ये आप टोटल कर लीजिएगा, और सारी आइटम्स हमने लिख दी हैं, इसका टोटल इक्वल ही आएगा। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व का, वो हम चैप्टर 2 के अंदर अच्छे से करके आए हैं, उसके बारे में कुछ ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, उसकी मैं सिर्फ आपको जर्नल एंट्रीज बता देती हूँ, एक बार रिवीजन हो जाएगी। तो जब भी आपके पास कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। तो जैसे वो क्या हो सकते हैं, जनरल रिजर्व अगर आपके पास कुछ पड़ा है, या फिर P&L अकाउंट पड़ा है क्रेडिट बैलेंस का, तो वो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। हमेशा जो भी आपके रिजर्व्स होते हैं वो ओल्ड रेशो में डिवाइड किए जाते हैं। और इसी तरह से अगर आपके पास कुछ लॉसेस गिवन है क्वेश्चन में, तो वो भी हम क्या करेंगे, इस टाइम पर आप कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट कर देते हो और आपकी जो लॉसेस हैं वो क्रेडिट हो जाते हैं टू P&L अकाउंट अगर डेबिट बैलेंस है, या फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट,
वो भी आपका एक लॉस होता है, इसको भी हम कौन सी रेशो में डिवाइड करते हैं, ओल्ड रेशो के अंदर। इसके अलावा आपके पास एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्वेश्चन आएगा आगे, वो भी हम अच्छे से करके आए हुए हैं लास्ट चैप्टर के अंदर, तो वो अब आप सब खुद करेंगे। और आपने इसके जो क्वेश्चन करने हैं वो आपने करने हैं 53 तक। यस, आपने क्वेश्चन जो करने हैं वो 53 तक करने हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आप मुझसे ले सकते हैं। थैंक यू।